जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अरसा यूट्यूब से थोड़ा सा दूर रहा और अब रिसेंटली मैं चाहता हूँ जो इस अरसे में जो तजर्बात रहे उसको समराइज़ करके आपके सामने पेश करूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स भी आए जिसके अंदर पूछा गया कि आपने क्या ऐसा मुख्तलिफ पाया ईरान में और पाकिस्तान के सिस्टम में, क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी जो पाकिस्तान में मौजूद तो हैं लेकिन ईरान में नहीं थी, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ईरान में वकूअ पज़ीर थी लेकिन यहाँ पे उनकी दूर दूर तक कोई खबर खैर नहीं मौजूद। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ एक छोटी सी एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने पेश करूँ कि वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में क्या फ़र्क है। मैंने तकरीबन 7 साढ़े 7 साल ईरान के अंदर ईरान के सिस्टम में मेडिकल की तालीम हासिल की और एमडी की डिग्री दे के पाकिस्तान आया। उस 7 साढ़े 7 साल के जो अरसे के अंदर मैंने वहाँ का जो तजर्बा हासिल किया वो कुछ यूँ है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं। एक शख्स के पास वीटो पावर नहीं होती। उस सिस्टम के अंदर मौजूद सारे अफराद के पास सजेशन और आज़ादी राय का इख्तियार मौजूद होता है। वो अपनी राय दे सकते हैं। कोई भी डिसीजन जब भी आएगा तो उसके अंदर वहाँ उस सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम लोगों की राय को अहमियत दी जाती है। दूसरी चीज़ मैंने देखी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा मेडिकल स्टाफ की आपस में होती थी। पेशेंट केयर के दौरान सिस्टम के अंदर पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना, मिल चुका है नहीं मिल चुका, बाजरसी हो रही है और उसकी जवाबदेही भी होती थी। उस पेशेंट को डिस्चार्ज करना नहीं करना, अगर डिस्चार्ज करना तो किन वजूहात की बिना पे करना है, एडमिट करना किन वजूहात की बिना पे एडमिट करना है, क्या इंडिकेशन है नहीं है, ये सारी चीज़ों को देख के फिर बनाया जाता है। ये यानी पेशेंट केयर की जाती है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे मैंने देखी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगी कि वहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम, मेडिकल इंश्योरेंस सिस्टम काफ़ी कवी है, मजबूत है, स्टेबल तरीके से पाया जाता है। ईरान के हर फर्द की मेडिकल इंश्योरेंस हुई हुई है। जब वो एडमिट होता है उसकी एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक के सारे एक्सपेंसेस का टोटल कॉस्ट जो उनसे होती है वो इंश्योरेंस पे करती है। कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कि पेशेंट को पे करना पड़ता है, बाकी सारे का सारा उसकी इंश्योरेंस पे करती है। इंश्योरेंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनमें से जो कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो 100% पे करेगी, कुछ ऐसी टाइप्स हैं 80% पे करेगी, लेकिन पेशेंट की फैसिलिटेशन के लिए इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा उनको आसानी फराहम करती है। पेशेंट एक एक महीना हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहते हैं, उनको फिक्र नहीं होती कि हमारे खुदा न खास्ता इतना ज़्यादा पैसा बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उनसे मैंने, बल्कि तीसरी चीज़ जो उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खूबसूरत देखी वही है डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल, उनका अप्रोच, थिंकिंग अप्रोच, और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, सोचते किस तरह से, उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ काफ़ी स्टेबल देखी। उनकी गुफ्तगू काफ़ी, मौज़ूआत काफ़ी नॉलेजेबल और तजर्बे के लिहाज से बोलते थे। जब बोलते थे पता चलता था कोई जिसे कह सकते हैं पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है। ये चीज़ देखी। चौथी चीज़ जो मैंने वहाँ पे देखी और मुझे अच्छी भी लगी वो ये लगी कि वहाँ पे मौजूद हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी पोलाइटली अपने पेशेंट्स के साथ डील करता था। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे स्टाफ का मेंबर, नर्स हॉस्पिटल के अंदर, इवन गार्ड, डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर या कोई भी कंसल्टेंट लेवल का बंदा अगर पेशेंट से बदतमीजी करता है तो पेशेंट उसी वक्त उसकी शिकायत करने का हक रखता है और उसकी शिकायत सुनी जाती है और उस पर, जिसे कह सकते हैं प्रॉपरली उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है अगर डॉक्टर गिल्टी पाया जाता है। पांचवी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वहाँ पे कोर्ट और जुडिशरी काफ़ी हेल्थ के अंदर इंटरवीन करती है कि अगर डॉक्टर कोई गलत डिसीजन लेता है उसी वक्त उसको कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है, उसको अगर गिल्टी पाया जाएगा वो पेनल्टी पे करता है अपनी। तो उसको मैंने सिस्टमेटिक वे में होते हुए भी देखा, बहुत से डॉक्टर्स को पेनल्टी पड़ेगी और उन्होंने वो पे भी। और जो चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी वहाँ पे कि डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो अपना एक सेपरेट सिस्टम वे में यानी वो चल रहे हैं, उन्हें नर्सिस के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो वो नर्सिस पे ऑर्डर नहीं कर सकते। उन्होंने, जिसे कह सकते हैं नर्सिस की अपनी एक चेन है, उनकी अपनी एक सीनियर, उससे सीनियर, उससे सीनियर, वो उनकी कमांड के अंदर है। नर्सिंग कमांड और है, डॉक्टर्स की कमांड और है। हॉस्पिटल का गार्ड तबका, जो चौकीदार लेवल का तबका होता है, उसकी कमांड सिस्टम और है। वो ये नहीं है कि सीनियर डॉक्टर आके उसके ऊपर चढ़ाई करेगा तुम गार्ड के ऊपर, के तुम ये क्यों नहीं कर रहे। गार्ड बिल्कुल उसके मातहत नहीं है सीनियर डॉक्टर के, वो अपने गार्ड के जो सीनियर गार्ड है उसके मातहत है, वो उसकी सुनेगा, वो डॉक्टर की नहीं सुनेगा। ये कुछ चीज़ें थी। अब नेगेटिव चीज़ें मैंने क्या देखी, नेगेटिव चीज़ें जो मैंने देखी वो ये देखी कि वहाँ पे डायग्नोस्टिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है। पेशेंट आता है, उसकी फाइल बनती है,
उससे जूनियर डॉक्टर देखता, फिर उसके बाद उससे जो रेजिडेंट होता है, स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइजेशन की अभी तालीम हासिल कर रहे हैं रेजिडेंट, वो पीजीआर जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं, पीजीआर उसको देखता है, फिर उसके बाद सीनियर पीजीआर देखता है, फिर कंसल्टेंट आके देखता है। और इसी दौरान पेशेंट को डायग्नोसिस करते करते, डायग्नोसिस तक पहुंचते पहुंचते उसको 1-2 दिन लग जाता है। सिंपल अगर कुछ छोटा सा ही मसला है ना, डायरिया है या फिर सिंपल से सिंपल मैं कह लूँ बुखार है, जब तक डायग्नोसिस नहीं होती ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल टेम्परेरीली किसी एक चीज़ को डायग्नोसिस बना के कि अच्छा शायद ये चीज़ हो सकती है, अच्छा इसके तो ये सिम्टम्स ही हैं, साइन ही है, तो यही है। जब तक डायग्नोस्टिक प्रूफ प्रॉपरली उसके स्टैंडर्ड, अगर सीटी स्कैन नहीं ना हुआ, अगर स्टैंडर्ड्स के अंदर मौजूद है, प्रोटोकॉल है कि सीटी स्कैन के ऊपर डायग्नोसिस होगी, जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। इसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत डिले हो जाता है। पेशेंट 2 दिन 3 दिन सिंपल एक फीवर बुखार नजला जुकाम वाला या इवन जिसे कह सकते हैं वॉमिटिंग वाला ही बंदा या फिर डायरिया लगा हुआ, वो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपरली काफ़ी अरसे एडमिट रहता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है, जाके दूसरे तीसरे दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अगर हाइपोवॉलेमिक सिचुएशन है, उसका हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, तब ज़रूर उसको हीमोडायनामिकली स्टेबल किया जाता है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, मरने के करीब हो, तब ज़रूर फ़ौरन उसको थेरेप्यूटिक अप्रोच स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन आम अल्फाज में ट्रीटमेंट तब स्टार्ट करता है जब तशखीस हो जाए कि बीमारी क्या है, मसला क्या है। ये कुछ चीज़ें थी जो ईरान का सिस्टम है। पाकिस्तान की तरफ आ जाए, पाकिस्तान की तरफ मेरा अभी 8 महीने का तजर्बा, तकरीबन 7-8 महीने का, जो मैंने यहाँ पे देखा है। अव्वल तो ऑर्गेनाइज सिस्टम मौजूद नहीं है, पेशेंट्स की इंश्योरेंस तो है ही कोई नहीं, जिसे कह सकते हैं कहने को फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन फ्री ट्रीटमेंट भी नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, वो पेशेंट प्रायोरिटी नहीं है इनके लिए, किसी मेडिकल स्टाफ के लिए पेशेंट प्रायोरिटी नहीं है। सीनियर डॉक्टर से लेके गार्ड तक, चौकीदार तक, किसी के लिए पेशेंट प्रायोरिटी नहीं है। पेशेंट उनके लिए बोझ है, और वो खुद सिर्फ अपने वो ड्यूटी आवर्स पूरे करने के लिए आते हैं और अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए आते हैं। अगर पेशेंट कोई एडमिट होता है, उसकी कोई बाज रसी, कोई पूछने वाला नहीं होता जब तक वो किसी रेफरेंस से नहीं आता है। अगर वो किसी रेफरेंस से आएगा तो उसके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल्स भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो खुद सीनियर डॉक्टर जाके दूसरे डॉक्टर से बात करे, यार इसका काम कराओ, यानी सारा खानापुरी वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ होता है। गवर्नमेंट के अंदर जो आम अगर गरीब बंदा है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, वो तो खज्जल होगा बुरे तरीके से, और इतने बुरे तरीके से खज्जल होगा, मेंटली तौर पे अब्यूज भी होता है। पेशेंट्स के साथ एक सिंपल अल्ट्रासाउंड कराने अगर पेशेंट आ रहा है तो जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ईयर पीजीआर इंतहाई बुरे तरीके से गुफ्तगू करता है, और मैं वो बोल भी नहीं सकते, यानी कि सीधा हो पास आप ले, इस तरह की गुफ्तगू। यानी सीनियर डॉक्टर तो छोड़ो, फर्स्ट ईयर पीजीआर एचओ जो हाउस ऑफिसर है, वो भी इस तरह से गुफ्तगू करता है, 80 साल के बाबे, 70 साल के बाबे। यानी इस तरह लिहाज और तमीज़ ही नहीं है इन लोगों के अंदर कि उसको इतना तहम्मुल नहीं है। फिर रीज़न क्या देते हैं कि जी रश बहुत है। आपने डिग्री जिस वक्त ली थी, आपको पता था आपने इस तरह के रश वाले हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना, आपने ओथ लिया, तो ओथ लिया उस वक्त आपको पता होना चाहिए था कि दिन के 200 300 मरीज देखने पड़ेंगे, तो अपना टेम्परामेंट बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया। इंतहाई बदतमीज किस्म के लोग यहाँ पे मेडिकल स्टाफ के अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स सारे। फिर जो चीज़ एक बहुत वाजे तौर पे इनके अंदर मौजूद है, वो ये है कि वो पॉलिटिक्स, जो उनसे हॉस्पिटल पॉलिटिक्स इतनी शदीद है ना, कि फलां मसलन जो एसोसिएशन है उसके डॉक्टर्स को प्रायोरिटी देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। ये वाली चीज़ इनके अंदर बहुत खासन पाई जाती है। फिर जो निचला तबका, वो तो पैसे 100 रुपये लेके 200 रुपये लेके सीटी स्कैन हो रहे हैं, एम आर आई हो रही हैं, यानी 200 रुपये लेके अगर एम आर आई की डेट आपको मिलनी है, फॉर एग्जाम्पल हर पेशेंट को एम आर आई की डेट 10-15 दिन की गैप पे मिलती है कि आपकी एम आर आई 15 दिन बाद होगी। आपने प्रोटोकॉल सेट कर दिया, जैसे कोई पैसे लेके आएगा बंदा, निचला चौकीदार होगा वो या नर्स होगी, वो पैसे पकड़ लेगी, 200 रुपये 500 रुपये, जाके डॉक्टर अपना जानने वाला डॉक्टर होगा, उससे उसी वक्त एम आर आई करा देगा। अगर किसी सीनियर डॉक्टर का रिश्तेदार है तो एम आर आई की मशीन के अंदर कोई अगर पेशेंट की एम आर आई शुरू भी होने हो, उसे बाहर निकाल के वो उस डॉक्टर के पेशेंट को प्रायोरिटी दे के करवाई जाएगी। तो है इस तरह का सिस्टम है। फिर जो उनसी एक चीज़ अच्छा, ये तो बुरी चीज़ें थी, क्योंकि मेजोरिटी बुरी चीज़ें, वो सिस्टम मौजूद ही नहीं रखता, पेशेंट प्रायोरिटी नहीं है।
اچھی کیا چیز ہے، اچھی یہ چیز ہے یہاں پہ تھراپیوٹک اپروچ کو یوز کیا جاتا ہے. یہ کسی لحاظ سے بری بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ سائنس اور سمٹمس کا علاج، بلکہ سمٹمس کا علاج ہوتا ہے، سائنس کا نہیں ہوتا. مریض آئے، مریض کو درد ہے، یہاں پہ درد کا علاج ہے، کیوں درد ہے اس کا علاج نہیں کرتے یہ لوگ. درد کا علاج کر کے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اس کی طرف ڈائگنوسس کے لیے کچھ ایسے ٹیسٹ لکھ دیں گے، وہ ٹیسٹ مہنگے ہوں گے، اور وہ پیشنٹ کو شو کریں گے کہ ہم تو یہ ٹیسٹ لکھ دیے، اب آپ نے کرانے تو پیشنٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہیں چلاتے. پھر ایون اگر ٹیسٹ لکھ بھی دیے ہیں، پیشنٹ نے کرا بھی دیے ہیں، اس کی کوئی بات رسی نہیں. چلو اچھا، تھراپیوٹک اپروچ ہے، یہاں پہ تھراپی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تھراپی پہلے کرنی ہے. مثلاً ایک پیشنٹ ہے نا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے انٹر ہوا ہے آپ کی کلینک کے اندر یا ایون ہاسپٹل کے ایمرجنسی کے اندر. انہوں نے صرف پوچھیں گے کہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، اس طرح کویشچن پوچھ کے رینل کولیک یعنی کڈنی اسٹون کی ڈائگنوسس کر کے فوراً سے ٹریٹمنٹ کر کے 5 منٹ میں پیشنٹ کیٹرولو کا انجیکشن لگا کے گھر چلا جاتا ہے، درد ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا ہوگا، پیشنٹ کو ریلیف آئے گا، پیشنٹ کو لگے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں پرسکون ہوں. اس سے ایران میں اگر یہی رینل کولیک والے پیشنٹ ہوتا ہے، ایک پورا دن اس نے ایمرجنسی میں ایڈمٹ رہنا تھا، اس کے سارا کچھ ہونا تھا کیونکہ انشورنس ہے تو اس کا سارا کچھ ہونا تھا. لیکن یہاں پہ فوراً سے 5 منٹ، اگر وامٹنگ والا ہے تو فوراً سے اس کو انجیکشن لگا کے اینٹی بایوٹک کا ڈرپ ایک لگا کے ڈسچارج کر دیتے. یہاں پہ یہ چیز اچھی ہے، پیشنٹ جلدی فارغ ہوتا ہے، پیشنٹ ہاسپٹل کے اندر زیادہ لمبے عرصے کے لیے ایڈمٹ نہیں رہتے، یہ اچھی چیز ہے. تو اوور آل یہ سین ہے. وہ تمام بچے جو اس وقت ایران کے اندر پڑھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئیں، تو میں ان سے یہی ایک گزارش بھی کروں گا، کوشش کریں کہ باہر کسی ایگزام کی تیاری سٹارٹ کر دیں اور ادھر سے ہی نکل جائیں. اور اگر اپنا وطن بہت عزیز ہے، گل وطنی کا جذبہ ابھی تک تھوڑا بہت اس میں جان باقی ہے، تو ٹھیک ہے، آئیں، بسم اللہ، سسٹم آپ کا ویٹ کر رہا ہے. اور کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.